जी, गुड इवनिंग। मैं धीरज बालियान आज एक नए टॉपिक के साथ जुड़ा हूं जिसका नाम है फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर। व्हाई इज इम्पोर्टेंट इन अवर बॉडी एंड व्हाई इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि फूड, ऑक्सीजन और वाटर का हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुनने में बहुत आसान लगता है कि फूड, ऑक्सीजन और वाटर हैं और हमारी बॉडी में इनकी जरूरत होती है, बट अगर हमने इसको मेंटेन नहीं किया देन व्हाट विल बी हैपन इन आवर बॉडी, व्हाट हैपन इन आवर सिस्टम, then we have to understand in detail. Okay, so first of all thanks for this चीजें। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं एक अभी यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसपे मैं लगभग लगभग बायोलॉजी की सभी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आप इस पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा। ठीक है। वेल, हम आज अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हमारा फूड, ऑक्सीजन और वाटर बॉडी में क्या करता है। देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमिना कि हमारी बॉडी में फूड, वाटर और ऑक्सीजन का क्या लेना देना है। सबसे पहले फूड के बारे में सुन लेंगे, थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में, देन हम वाटर के ऊपर बात करेंगे कि ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। सर देखिएगा, बहुत सारे डॉक्टर ये सारे कुछ आपको बोलते हैं बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है, और आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, बट ये बोलती क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, बायोलॉजिकली क्यों जरूरी है ये सब, तो हमें वो चीज को डिटेल में समझना है। ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है कि हमारी बॉडी की कंपोजिशन क्या है। हमारी बॉडी की कंपोजिशन है, हमारी बॉडी बनी है सेल से, सेल्स बना मिलकर बनाती है एक टिश्यू। वो टिश्यू जब बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं वो बनाते हैं एक ऑर्गन। देन वी हैव टू गैदर द ऑल टाइप ऑफ ऑर्गन देन मेक अ अवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी और वट एवर, किसी भी टाइप्स की बॉडी जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में पाई जाती है, सब में यही फिनोमेना होता है। बट हमारी बॉडी और स्पीसीज से अलग है और वो अलग तरीके से काम करती है। वेल, आज हम ये समझेंगे कि ये काम कैसे करती है और इनकी जरूरत क्या है, फूड, ऑक्सीजन और वाटर की। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज समझ लेंगे कि हमारी बॉडी की बेसिक नीड क्या है। एक मिनट मुझे पेन सेलेक्ट करने दीजिएगा, मैं फिर इसको शुरू करता हूँ और लेक्चर हम अपना शुरू कर रहे हैं। जी, देखिए, बॉडी की बेसिक नीड अगर हम जाएं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बॉडी की बॉडी बेसिक नीड। बॉडी की जनरली तीन बेसिक नीड होती है, सभी को इसके बारे में ऑलमोस्ट पता है। नंबर वन H2O, नंबर टू आपका ऑक्सीजन और नंबर थ्री आपका फूड। ठीक है। पानी सबको पता है, ऑक्सीजन सबको पता है और फूड सबको पता है, लेकिन ये डिटेल में क्या करते हैं वो किसी को नहीं पता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन फूड से शुरू, कि सर फूड क्या होते हैं। देखो, ये सपोज दैट मेरी एक सेल्स है, हमारी बॉडी की किसी भी टाइप्स की सेल्स हो सकती है। जनरली हमारी बॉडी में मिलियन, ट्रिलियन और बहुत अरबों खरबों सेल्स होती हैं। हर ऑर्गन की अलग अलग टाइप के सेल्स होती है, लाइक ब्रेन की आपकी न्यूरोनल सेल्स होती हैं, ठीक है, आपके लीवर में कूफर सेल्स होती हैं, स्टमक में पैराइटल सेल्स होती हैं, कार्डियक में कार्डियक सेल्स होती हैं, हार्ट में, और न जाने अलग अलग ऑर्गन में आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो आपका मेन फंक्शन करती हैं उस ऑर्गन को चलाने के लिए। अब किसी भी टाइप की सेल बनी हुई कैसे होती है, कि सर अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स की जो कंपोजिशन होती है लगभग लगभग 70% ऐसा बताया जाता है कि वाटर से मिलकर बनती है, नंबर वन। नंबर टू, ये मिलकर बनी होती है आपकी, ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम, इसको हम बोल, एक मिनट, सॉरी, हाँ, इसको हम बोल सकते हैं हमारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई थी। और सर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं, यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी सेल्स को स्ट्रक्चर देते हैं और जो सेल्स को सरवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे आ जाते हैं, नंबर वन आ जाता है आपका प्रोटीन,
नंबर 2 आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें से होता है एक कार्ब्स, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। नंबर 3 फैट, और लास्ट में हम बोल देते हैं इसको लिपिड। यही आपकी जनरली सेल्स में जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, ये ऑलमोस्ट इन्हीं से चीजें मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा, नंबर 1 बात कर लेते हैं हम आपके प्रोटीन की, कि सर प्रोटीन करता क्या है और प्रोटीन किस तरीके से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन किस तरीके से आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये सब सिस्टम क्यों चल रहा है? ये सब सिस्टम इसलिए चल रहा है कि हमें अपनी बॉडी को एनर्जी देने की जरूरत है। अब एनर्जी देने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिएगा आप एक प्रोटीन ले लो, है ना। प्रोटीन सबको पता है किससे मिलकर बना होता है, सर एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं सबको पता है। दो टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं आपके इसेंशियल प्रोटीन, एक होते हैं नॉन इसेंशियल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमें फूड से लेने पड़ते हैं, जिससे हमारी सेल्स की रिक्वायरमेंट प्रॉपर चलती रहे। और अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी बॉडी ने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया या बाहर से आप प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ डिजीज होना तय है। या क्यों? क्योंकि उसका सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी और सेल्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो इसलिए जनरली डिजीज हो जाती है। ठीक है, वेल मेन चीज अब समझने वाली क्या है कि ये प्रोटीन एनर्जी कैसे बनाता है, और ये प्रोटीन सबसे पहले डाइजेस्ट कैसे होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन का वाटर से क्या लेना देना है। अगर आप मान के चलिएगा कि जो लोग भी मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मैक्सिमम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। उसका कारण सिंपल सा है, अभी आपको मैं बता देता हूं क्यों। सिंपल मैकेनिज्म होता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड किस तरीके से टूटता है हम वो आज इस वीडियो में समझेंगे, और उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। वो जो लोग वाटर कम इनटेक कर रहे हैं प्रोटीन लेने के बाद, तब उनकी बॉडी में क्या हो रहा है। इट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन इफ यू आर टेकिंग टू मच प्रोटीन इन योर बॉडी एंड डू नॉट टेक टू मच वाटर, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होना लगभग लगभग तय है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो समझ लें। ठीक है, मान के चलिएगा, नंबर 1 पॉइंट समझ लो यहाँ पे। मान के चलिएगा आपने एक प्रोटीन खाया, है ना। कोई भी प्रोटीन हो सकता है, अभी इसेंशियल नॉन इसेंशियल को अभी गोली मार दो कि ये सर क्या है। ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड है या फिर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, कोई भी किसी भी टाइप्स का अमीनो एसिड हो सकता है। अब आपने खाया, ये कहाँ गया? ये गया आपके स्टमक में। इसका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है मैं आपको बता देता हूँ कि सर ये डाइजेस्ट कैसे होता है। सबसे पहले स्टमक में आपका प्रोटीन गया, स्टमक में गया, स्टमक में सबको पता है स्टमक के अंदर होता है HCl। ये HCl क्या करता है इसको समझ लेते हैं। जैसे ही कभी प्रोटीन स्टमक में जाता है तो आपके स्टमक के अंदर एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन क्या करता है? ये पेप्सिनोजन जब भी HCl के कांटेक्ट में आता है तो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये करता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, और ये आपका प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। यहां से जो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया, अब वो जाता है आपकी बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां जाने के बाद उसको मिलेगा पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियास से निकलता है, सभी को पता है। अब वो पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? वो पैनक्रियाटिक जूस बॉडी में जाता, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और उस पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स मिले होते हैं जिसका नाम है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये क्या एंजाइम्स करते हैं? ये जो एमिनो एसिड बचे हैं, जो प्रोटीन बचा है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। यानी कि ये एमिनो एसिड की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, और ये एमिनो एसिड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके
ब्लड के अंदर चले जाते हैं। ये आपकी ब्लड वेसल्स है और यहाँ आपका प्रोटीन चला गया, ये हो गया एब्सॉर्ब। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। बहुत सिंपल सा मेथड लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी आप समझो असली खेल शुरू क्या होता है और ये प्रॉब्लम कहाँ होती है। जो भी लोग जब भी प्रोटीन लेते हैं, किसी भी टाइप्स का प्रोटीन ले रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है मैं वो बता देता हूं कि उनके साथ असली कहानी कहां शुरू होती है। देखिए, प्रोटीन टूटता कैसे है, एक मेथड होता है। वो प्रोटीन जनरली मेथड किस तरीके से टूटता है, एक पैटर्न बोलते हैं, इसके एक नाम होता है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन डीएमिनेशन से ही हमारे प्रोटीन का जनरली मेटाबॉलिज्म होता है। इट्स अ प्रोसेस डीएमिनेशन। ये डीएमिनेशन क्या करता है, डीएमिनेशन हमारे प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करने के हेल्पफुल करता है। होता कहाँ पे है डीएमिनेशन, आपके लीवर्स के अंदर होता है। अब जब कभी ये एमिनो एसिड जो ब्लड में अब्सॉर्ब हुआ, ये एमिनो एसिड कहाँ गया, आपके लीवर में चला गया। लीवर में अब क्या होगा, इसके साथ डीएमिनेशन होगा। डीएमिनेशन होने से क्या होता है, देख लो, डीएमिनेशन होने से क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, डीएमिनेशन होने से क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, देखो ये समझ लो। मान लीजिएगा कि ये मेरे पास एक एमिनो एसिड है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये किस चीज में टूटता है, एमाइन में टूटता है, प्लस आपका कीटो एसिड में टूटता है, ठीक है। अब ये जो एमाइन है, इट इज अ वेरी 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 टॉक्सिक। और ये कौन सा टॉक्सिक है, इट इज अ न्यूरोटॉक्सिक। बॉस कि अगर आपकी बॉडी में ज्यादा एमाइन है, इट्स अ वेरी डेंजरस, या फिर इसको बोल सकते हैं ज्यादा एमोनिया है। ज्यादा एमोनिया बॉडी में कब बनेगा, जब आप प्रोटीन का ज्यादा इंटेक करोगे। प्रोटीन इंटेक करोगे, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू होगा, एमाइन प्लस कीटो एसिड के थ्रू होगा। अब ये क्या करेगा, NH3 में टूटेगा, कीटो एसिड में टूटेगा, और ये एमाइन अब ब्लड में रहेगा, तो ये हो जाएगा न्यूरोटॉक्सिक। प्रकृति को पता था कि ये आदमी मानेगा नहीं और बहुत ज्यादा प्रोटीन खाएगा। इन्होंने ये अपनी बॉडी का एकदम जिंदा सुअर बना देगा। तो अब ये क्या करेगा, प्रकृति को पता था कि ये हरामीपना तो करेगा ही करेगा पक्का। तो उसने एक प्रोसेस बना दिया लीवर के अंदर। मान लीजिएगा आपका ये लीवर है ना। अब इस लीवर में क्या होता है कि यूरिया साइकिल चलती रहती है। अब ये क्या करता है, अब ये आपकी बॉडी जो अमोनिया बनाया, यानी कि ये जो आपने अमोनिया बनाया, अब इस अमोनिया से लीवर के अंदर बन जाता है यूरिया। अब बना क्यों है, क्वेश्चन ये आता है कि सर अमोनिया में दिक्कत क्या है, अमोनिया में प्रॉब्लम क्या है। अमोनिया में सर प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्लड में अमोनिया ज्यादा टाइम तक रहा तो ये न्यूरोटॉक्सिक करेगा। न्यूरोटॉक्सिक है तो क्या करेगा, ये कंफ्यूजन पैदा करेगा ब्रेन के अंदर। और दूसरा क्या करेगा, कंफ्यूजन के साथ साथ ये सबसे बड़ी है, अगर लंबे समय तक हाई कंसंट्रेशन में रहा तो ये आपको कोमा में भी पहुंचा सकता है। दूसरी बात, अगर ये अमोनिया आपके, मान लीजिएगा कुछ लोगों का तर्क अगर ये हो कि सर अमोनिया इसको यूरिन से हमारा एक्सक्रीट करा दो। अगर आपकी बॉडी में हाईली कंसंट्रेशन अमोनिया है तो आपका यूरिन एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी की नेफ्रॉन सेल्स में इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इट्स वेरी डेंजरस। इसलिए प्रकृति को पता था कि यह आदमी हराम गोट करेगा और इसकी वजह से इसको कुछ ना कुछ इसका तोड़ निकालना पड़ेगा, नहीं मानेगा नहीं भाई ये। अब उसने क्या करा, इसको यूरिया में तोड़ दिया। अब यूरिया में तोड़ा, अब यूरिया क्या है, यूरिया इज अ वेरी इजी एक्सक्रीशन, यानी कि हम इसको जल्दी से जल्दी एक्सक्रीट कर सकते। क्यों, सबसे पहला कारण क्या है, एक तो ये वाटर सॉल्युबल है। अमोनिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, ये वाटर सॉल्युबल बहुत कम है, बहुत 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 कम वाटर सॉल्युबल होता है। यूरिया जल्दी वाटर में घुल जाता है, और जल्दी जो चीज वाटर में घुल जाएगी वो हमारे भाई साहब सिस्टम के साथ मतलब
एक नंबर के साथ, जिसको बोलते हैं यूरिन, उसके साथ बाहर चली जाएगी। अब जैसी एक नंबर के साथ बाहर गई, अब हमारे काम सेट हो गए। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन केवल यूरिया अमोनिया ही बनाते और कुछ नहीं बनाता है। देखो, बॉडी जब प्रोटीन टूटता है ब्रेक डाउन होने के बाद, ये क्या क्या बनाता है आपकी बॉडी में? यूरिक एसिड बनाता है, और इसके साथ साथ यूरिक एसिड आपकी बॉडी में कई बार जब ज्यादा हो जाता है वो जम जाता है। किसकी वजह से हो जाता है वो आपका प्रोटीन की वजह से हो जाता है। प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो उसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले और बता देता हूँ प्रोटीन का। सर ये प्रोटीन करता क्या है? ये प्रोटीन पता है क्या करता है? एक मिनट यार, ये हिल जा रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। हम्म, हाँ। अब देखो, आपको एक चीज जानकर बड़ी हैरानी होगी। प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर टू, प्रोटीन नहीं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किस चीज में? मेंटेन करने के लिए, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में एसिड का लेवल ज्यादा होगा। एसिड का लेवल ज्यादा का मतलब ये नहीं कि पेट में एसिड बन जाएगा ना, आपके ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा, अब वो समझ लो, उसका पाथवे क्या है। देखो, होता क्या है, जब भी आपकी बॉडी एसिड बेस बैलेंस बनाती है तो वो बनाती कैसे है? उसका सिंपल सा तरीका होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब होता क्या है, जनरली आपकी बॉडी में आपने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ठीक है। आपकी बॉडी में वाटर तो है ही, ऑलरेडी आपने पी रखा है। अब जैसे ही आपने वाटर पिया, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में थोड़ा रह गया, अब उसने रिएक्शन करके क्या बनाया? H2CO3। अब ये H2CO3 क्या है? हम इसको बोलते हैं सर कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड है। अब ये कार्बोनिक एसिड, इट्स हाई एसिडिक। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये रहा बॉडी में, तो ब्लड में क्या हो जाएगा? एसिडोसिस प्रॉब्लम हो जाएगा। इट इज अ वेरी 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 प्रॉब्लम, टू मच प्रॉब्लम इन अवर सिस्टम। तो अब इसको करने के लिए प्रकृति ने एक जुगाड़ सोचा कि यार इसका तो सिस्टम बैठाना पड़ेगा। कुछ सिस्टम बैठाने के लिए इन्होंने क्या करा, इसको ब्रेक डाउन करा दिया। एक तो H में ब्रेक डाउन करा दिया, प्लस और किस में ब्रेक डाउन करा दिया? HCO3। अब ये H कहाँ गया? ये H तो चला गया आपके नंबर एक में। अरे नंबर एक मतलब यूरिन भाई साहब, एक नंबर। और HCO3 क्या है? HCO3 सबको पता है बाइकार्बोनेट है, और बाइकार्बोनेट सबको पता है ये करता क्या है? बाइकार्बोनेट इज अ बेस। अब देखो, भगवान ने कितना तगड़ा सिस्टम बनाया आपकी बॉडी में, एसिड को डायरेक्ट बेस में बदलवा दिया। बेस, अब जितना ज्यादा बाइकार्बोनेट बॉडी उतनी ज्यादा एल्कलाइन, जितनी ज्यादा बॉडी एल्कलाइन उतना बढ़िया आपकी बॉडी के लिए। जितना एल्कलाइन होगा आपकी बॉडी एल्कलोसिस हो जाएगी, एल्कलोसिस होगी तो बेटर फॉर योर सेल्स, इट इज वेरी 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 गुड थिंग फॉर योर बॉडी। और इस तरीके से सिस्टम होता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपने ये पानी नहीं पिया होता तो ये H कहां से मिलता? अगर आपने सही से ऑक्सीजन नहीं लिया होता, और ये सारे के सारे प्रोसेस कम हो जाएंगे। मान लीजिएगा, सपोज दैट, क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका कारण है, आपने 1 मिनट में 5 बार ये रिएक्शन करी। अगर यही रिएक्शन आपको, मान के चलिएगा, 20 बार करनी पड़ती तो अब समझ रहे हो ना, फर्क आ गया। तो यही सारी चीजें हैं। वेल, आज हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, और हम इसके बारे में डिटेल में और फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। वेल, ये मेरा एक फर्स्ट वीडियो था जो हम बायोलॉजी के लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम धीरे धीरे फार्माकोलॉजी की तरफ भी जाएंगे, बायोलॉजी की तरफ भी जाएंगे, और बहुत सारी चीजें कवर होती रहेंगी। मैं आपको टाइम टू टाइम इत्तला करता रहूंगा। आज के लिए हम इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक यू।